A big hello to everyone and welcome to PW Only IAS. Guys, imagine a question which appears as simple as a map on your wall, but then boom, it is going to twist your thinking completely. Yes, UPSC is known for giving twists and turns in the examination hall. So today, by the means of this video, we are going to dive into the world of understanding UPSC pattern और हमें एग्जामिनेशन हॉल में कैसे अपनी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसे मैंने 3 कंप्लीट भागों में क्लासिफाई किया है। जो पहला भाग है वो है कॉन्सेप्ट एंड एलिमिनेशन। देखिए, यस इट इज नेसेसरी कि हम अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बैक करें। जो हमने पिछले सालों में अपनी नॉलेज को एक्यूमुलेट किया है, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हासिल की है, वो तो हमें वहां पे अप्लाई करनी ही है। और जो भी क्वेश्चन होगा उस पे हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो हमने हासिल की है उसे अप्लाई करेंगे, बट उसके साथ साथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द एलिमिनेशन एज वेल, बिकॉज एनी हाउ हमें आंसर सही मार्क करना है। उसमें हम नॉलेज को तो अप्लाई कर ही रहे हैं, अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को तो अप्लाई कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमारी कॉमन सेंस और लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ हम अपनी ओवरऑल इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो भाग मैंने यहां पे लिखा है, दिस इज कॉन्सेप्ट एंड एलिमिनेशन एंड कॉन्सेप्ट वर्सेस एलिमिनेशन। यस, कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू एलिमिनेट दी स्टेटमेंट्स जो आपको गलत लग रहे हैं। बिल्कुल सही है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग और कॉमन सेंस को अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वन पैटर्न ऑफ यूपीएससी। वो पैटर्न क्या कहता है? वो पैटर्न है एलिमिनेशन में भ्रम क्रिएट करना। वो कैसे भ्रम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और कैसे आपको उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में कुछ वर्ड्स को ऐड करके कुछ हिंट ड्रॉप करते हैं। देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स जनरली ऐसे होते हैं जिनमें एक्सट्रीमिटीज आपको दिखाई देती हैं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जिनमें कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, कुछ एडवर्ब्स का इस्तेमाल होगा, जैसे कि ओनली, जैसे कि ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड एंड ग्रेटली इंपैक्टेड, स्टीडीली इंक्रीजिंग एंड मोर ओवर मैंडेटरी। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, एक्सट्रीम वर्ड्स के अंदर आते हैं। इन स्टेटमेंट्स को अगर आप एनालाइज करेंगे, इनका प्रोबेबिलिटी एनालिसिस देखेंगे तो आपको पता लगेगा जनरली ये स्टेटमेंट सही नहीं होते हैं। बट यस, एक चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं, अगर आप उस स्टेटमेंट को रॉन्ग मार्क कर रहे हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू डू द मिस्टेक। यहां पे एक लॉजिक को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। विदाउट लॉजिक आप उसको गलत मार्क नहीं करने वाले हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं, तो ध्यान से देखिए। यहां पे तो इस क्वेश्चन में मुझे पता लगा कि ये जो एस्पेक्ट है, this question is on the basis of resources which comes from the segment of geography। जैसे कि मोनाजाइट is a source of rare earth। मेरी जो नॉलेज है उसमें अगर मुझे कंफ्यूजन भी आता है कि हाँ ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, आई विल स्विच टू द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम। जी हाँ, ये हमने अगर प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से की है तो हमें मालूम होगा कि मोनाजाइट के अंदर थोरियम होता है। थोरियम का सोर्स है मोनाजाइट सैंड। थोरियम क्या है सर? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बिल्कुल सही बात है सर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको सपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल सही बात है सर, ये सपोर्ट कर सकता है, कोई शक नहीं है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, समझ में आ गया। थर्ड स्टेटमेंट में यहां पे एक्सट्रीमिटी दे दिया एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड। तो यहां पे इस स्टेटमेंट को देख के मुझे समझ में आता है कि ये पूरे के पूरे एक्सट्रीम स्टेटमेंट के रूप में सही तो नहीं हो सकता कि पूरे भारत की कोस्टल सैंड के अंदर थोरियम होगा, मोनाजाइट होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो दिस वुड बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है सर, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच गया। बट यहीं पे एक और चीज है,
ये वो भाग है जहां पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस में ये तो बता देंगे कि हाँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, बट उसके पीछे का जो लॉजिकल पार्ट है वो नहीं बताते हैं। देखो इसके इस क्वेश्चन के अंदर यूपीएससी ने क्या बढ़िया प्ले किया है, कैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को फूल बनाती है। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली। अब मुझे कोई कहेगा सर ओनली ओनली स्टेटमेंट आ गया तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो थर्ड भी गलत फोर्थ भी गलत, थर्ड भी गलत है फोर्थ भी गलत है, तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा, कोई भी ऑप्शन मेरे को नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है आई हैव टू थिंक लॉजिकली। लॉजिक ये कहता है कि अगर ये रेडियो एक्टिव है थोरियम और ये हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को सपोर्ट कर सकता है, तो डेफिनेटली इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगा। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज। डिस्पाइट ओनली इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट, स्टिल आवर लॉजिक सेज यस गवर्नमेंट बॉडीज ही होंगी जो इसके एक्सपोर्ट को प्रोसेस को क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी। तो यहां से ये स्टेटमेंट सही हो गया, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट अगर सही है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही है जिसमें थर्ड स्टेटमेंट गलत होते ही वी विल रीच टू आवर कंक्लूजन। यहां से हमें पता लगता है कि यूपीएससी हमें एलिमिनेशन के अंदर भ्रम भी देती है। सो दिस इज द इल्यूजन इन द एलिमिनेशन, जहां पे ओनली भी है बट स्टिल दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए ये भी बात हमें पता लग गई। अब आते हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स की ओर जहां पे कुछ मॉडरेट यानी कि माइल्ड स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, जिनमें कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कि जनरली, जैसे कि मे, ought to एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सम। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जनरली जिनसे आपको प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे पिछले 30 सालों के पेपर से तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट्स जनरली सही होते हैं। जैसे मैं आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन की ओर लेके जाना चाहता हूं, जहां पे आप देखें सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, some species of fish are herbivores, some species of marine mammals are herbivores, some species of snake are viviparous। मुझे इनके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाया मैं अपनी पूरी तैयारी के दौरान, मान लीजिए। तो मैं इतना लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता हूं कि इतनी सारी स्पीशीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से कुछ तो ऐसी स्पीशीज होंगी जो टर्टल की स्पीशीज होंगी और हर्बीवोर्स होंगी। चांसेस हैं, कोई शक नहीं है। कुछ ऐसी स्पीशीज फिश की तो होंगी जो हर्बीवोर्स हो सकती हैं, और ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा और इसमें इसकी नॉलेज तो हमें होती है अगर हम फूड चेन को अच्छे से पढ़ के गए हैं। एंड देन थर्ड, मरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स। अगर आपने सी काऊ के बारे में पढ़ा होगा, डुगोंग के बारे में पढ़ा होगा, तो वो मैमल है और हर्बीवोर्स है। तो यहां से वो तो मेरे को क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया। इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि इतनी सारी स्पीशीज में कुछ स्पीशीज ऐसी हो सकती हैं जो इन कैरेक्टरिस्टिक को शो करें। तो यस आई विल रीच टू द कंक्लूजन, ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। और ऐसा यूपीएससी ने 2 बार किया है। 2 बार ऐसे सवाल आए हैं जहां पे सम के साथ कुछ स्पीशी की कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, तो डेफिनेटली देयर आर हाई चांसेस दैट दोज स्पीशीज, दोज स्टेटमेंट्स आर कंपैरेटिवली करेक्ट as far as environmental segment is concerned, right? I hope आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस पैटर्न के अंदर हमने कॉन्सेप्ट भी लगाया है, बट उसके साथ साथ हमारी एलिमिनेशन की जो भ्रम है उसको भी हमने तोड़ा, और जो यूपीएससी हमें फूल बनाने की कोशिश कर रहा था उसको भी हमने दूर कर दिया। थर्ड भाग है यहां पे इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस का। इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस जो हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन एनवायरनमेंट से डायरेक्टली लिंक होते हैं, और मोर ओवर नॉट जस्ट विद एनवायरनमेंट, ये तो सब जानते ही हैं, इकोनॉमी के सेगमेंट के साथ भी इनका लिंकेज देखा जाता है। इकोनॉमी के सेगमेंट के साथ लिंकेज का मतलब क्या है? इसके साथ लिंकेज का मतलब यह है कि मान लीजिए आप हमारी एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर का जो सेगमेंट है दैट इज गिवन इन जीएस पेपर 3, जो कि इकोनॉमी का भाग है, बट वो बैक किया जाता है बाय द जियोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। तो उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपस में इंटरलिंकेजेस हमें समझ में आना चाहिए। आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन व्हिच लुक्स रियली इजी but it is very difficult to handle. So let's dive into that question. I must tell you about that question here. देखिए, ये easy looking question है,
बट बहुत ही डिफिकल्ट है। और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि आपके दिमाग में इन स्टेटमेंट्स को अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो क्या आंसर आता है। मैं जब इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूं, विच इज इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, इंडिया के पास मोर एरेबल एरिया है देन चाइना। मोर एरिया नहीं, एरेबल एरिया, ठीक है सर, एरेबल एरिया। दूसरा, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया, यानी कि इरिगेशन और एरेबल ये दोनों एक दूसरे के साथ अलाइक हैं, मतलब एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। ये मेरा दिमाग कहता है, मेरा लॉजिक कहता है, मेरी रीजनिंग कहती है, मेरा कॉमन सेंस कहता है कि जहां पे इरिगेशन हो रहा है वहां पे एरेबल एरिया आ जाएगा, कोई फाइट नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरे के सही होने के चांस है, और दूसरा सही है तो पहले के सही होने के चांस है। अब आता है यहां पे वर्ड प्ले, दैट इज प्रोपोर्शन। आप सब लोग जानते हैं कि चाइना का एरिया इंडिया के एरिया से काफी बड़ा है। तो अगर मैं देखूं प्रोपोर्शन में इरिगेशन कहां पे ज्यादा होने के चांस होंगे, सर इंडिया में चांस होंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया, चाइना का अगर कुछ भाग देखेंगे तो आपको बहुत सारा भाग डेजर्टस नजर आएगा। चाइना की सारी पॉपुलेशन ईस्टर्न पार्ट में ही है, और चाइना के पास रगड टोपोग्राफी है, तिब्बतन का एरिया है, वहां पे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ एरियाज ही है चाइना में जहां पे इरिगेशन की सहायता से वो कल्टीवेशन कर सकते होंगे। यानी कि मुझे यह समझ में आ गया कि इरिगेटेड एरिया का प्रोपोर्शन तो भले ही इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरिया की टर्म्स में चाइना भले ही हमसे आगे हो, बट परसेंटेज और प्रोपोर्शन की टर्म्स में इंडिया आगे है चाइना से। तो यह स्टेटमेंट सही हो गया, तो पहला स्टेटमेंट भी चांसेस है कि सही होगा। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट का मतलब दी एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर। अब आती है बात पर हेक्टेयर की। एक हेक्टेयर का एरिया लोगे तो चाइना में ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन है या इंडिया में? आप खुद समझो। चाइना के पास मैकेनाइजेशन है, इंडिया अभी भी लैक कर रहा है मैकेनाइजेशन में। इन इंडिया मैकेनाइजेशन मींस ट्रैक्टराइजेशन, बट इट इज नॉट ट्रू, है ना। ट्रैक्टर से बढ़ के भी आगे आगे दुनिया है। बट मैकेनाइजेशन के साथ साथ चाइना इज इन्वेस्टिंग हेविली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाई यील्ड वेराइटिंग सीड्स, बहुत हाई यील्ड सीड्स वो उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो ओवरऑल प्रोडक्शन देखा जाएगा पर हेक्टेयर के अंदर, एक हेक्टेयर के अंदर जिसको हम प्रोडक्टिविटी कह देते हैं, वो चाइना के पास कंपैरेटिवली क्या होगी? ज्यादा होगी। तो द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। ये तो गलत है, ये गलत है, और पहले दो स्टेटमेंट सही हैं। सो द आंसर वुड बी ओनली 2, राइट। तो कितने पेयर सही हुए? 2 पेयर सही हुए। ये क्वेश्चन कितना आसान लग रहा था, है सिर्फ डेटा, बट इस डेटा का क्या खूबसूरत सवाल पूछा गया, और इसको अगर हमने एनालाइज कर लिया क्रिटिकली, वी विल बी एबल टू रीच आउट टू द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड, आई मस्ट टेल यू द रोल ऑफ पीवाईक्यूज हियर। पीवाईक्यू का रोल क्या है? देखो, यहां पे एक सवाल पूछा गया, झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक, यानी कि एक रिवर पूछा, उसके साथ एसोसिएटेड लेक। कृष्णा रिवर एक लेक, रिवर लेक, गंडक रिवर और उसके साथ एक एसोसिएटेड लेक, ठीक है। और यहां पे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, झेलम रिवर पासेस थ्रू, यानी कि अगर कोई रिवर बह रही है तो वो एक उसके रास्ते में एक लेक आई और फिर ये रिवर आगे बढ़ गई, ये पासेस थ्रू है। सेकंड, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स टू कोलेरू, मतलब ये कृष्णा रिवर है और यहां पे ये लेक है, यहां से एक छोटी सी स्ट्रीम गई जो कि इस लेक को फीड कर देती है और ये रिवर आगे बढ़ गई। एंड देन मिएंडरिंग से जो लेक बनी दैट इज ऑक्सबाउ लेक, ये कंवर लेक है, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और अपने को एक स्टेटमेंट के ऊपर पहुंचते हैं। उस साल जो ये ऑक्सबाउ लेक्स हैं ये न्यूज में थी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ अ वेटलैंड, इस कारण से ये न्यूज में था और वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन था कि ये कंवर लेक इज द ऑक्सबो लेक मेड आउट ऑफ रिवर गंडक। तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज वी नो अ फैक्ट दैट जब कश्मीर में झेलम रिवर ट्रेवल करती है तो वूलर लेक को पानी देते हुए आगे बढ़ती है।
बट स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज समथिंग विच इज ट्रिकी। ये डायरेक्टली फीड करती है कोलेरू को, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स आती हैं उस रीजन में जो कि कोलेरू लेक को फीड करती हैं, तो कृष्णा डायरेक्टली फीड नहीं करती है इसको। तो इससे हम कंक्लूजन पे पहुंच गए। बट एनीवेज, इस पूरे आंसर को, इस पूरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं एक चीज अंडरस्टैंड करना कि पीवाईक्यू का रोल क्या है। पीवाईक्यू ने मुझे यह बताया रिवर के साथ जनरली लेक का एक रिलेशन पूछा जाता है। तो क्या ऐसा पहले पूछा गया? यह 2023 का सवाल है। और यहां पे मैं आपको एक और सवाल दिखाना चाहता हूं जो कि रिवर और लेक का 2010 में पूछा गया, जहां पे आप गोविंद सागर, लेक, सतलज रिवर, लेक, सतलज रिवर, लेक, रिवर, लेक, रिवर, रिजर्वोयर, रिवर और लेक एंड रिवर। तो आप देखो खुद, वूलर लेक और कोलेरू लेक दोनों के बारे में पहले 2010 में पूछा गया था और वापस पूछ लिया गया। तो कौन कहता है कि यूपीएससी क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट नहीं करती, बस फॉर्म चेंज कर देती है पूछने का। तो आपको यहां से पीवाईक्यू का रोल नजर आने लगेगा। नाउ द लास्ट पार्ट हियर इज समथिंग विच इज यूपीएससी डज, जहां पे हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस डेवलप करना है कि वर्ड एसोसिएशन, वर्ड ब्रेकडाउन और वर्ड प्ले, इनसे कैसे हम एमसीक्यूज में महारत हासिल कर सकते हैं। वर्ड एसोसिएशन का एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन आया एम स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स जब आप देखेंगे तो आपको इसका एसोसिएशन किसके साथ नजर आएगा? सर, अगर मैं इस ऑप्शन को देखता हूं तो मुझे यहां पे टाइगर नजर आता है। तो जब मैं टाइगर्स को देखता हूं तो टाइगर्स हैव द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्ट्राइप्स ऑन द बॉडी। इसका मतलब यह है कि दिस विल बी लिंक टू द मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स। खत्म कहानी। देन वर्ड ब्रेकडाउन, एक क्वेश्चन पूछा गया 2019 में हिमालयन नेटल के बारे में। यहां पे इसका ब्रेकडाउन करूंगा तो नेटल से मुझे नेट नजर आया, और एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जो सही आंसर था दैट वाज रिलेटेड टू टेक्सटाइल, यानी कि जब मैं नेट देखता हूं तो मुझे फैब्रिक नजर आता है और फैब्रिक से मैं कहां पहुंच जाता हूं? टेक्सटाइल पे। दो ये एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तो बहुत आसान लगता है, बट यस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई देयर, बट स्टिल अगर वहां पे हम देखें कि प्रीलिम्स हैज बिकम वेरी डाइसी, लोग जो कि पहले एग्जाम क्लियर कर चुके हैं वो भी श्योर नहीं होते हैं कि प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं, और जब आप प्रीलिम्स में पहुंचते हैं तो आपको ये तो पता होता है कि 30-35 से ज्यादा सवाल हमें नहीं आएंगे। उसके बाद के सवाल जो हैं वहां पे हमें ऐसी टेक्निक्स को हैंडल करना है जिससे हम 100 से ज्यादा नंबर हासिल कर पाएं। दिस इज सिंपली द ट्रिक टू क्रैक प्रीलिम्स। नेक्स्ट इज वर्ड प्ले टू फूल एस्पिरेंट्स, जो यूपीएससी बहुत अच्छे से करता है। जब आप इस वर्ड को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे जब आप इसका ब्रेकडाउन करते हैं तो सर ये पंचायत नजर आ रहा है। जब पंचायत नजर आएगा तो यहां पे विलेज असेंबली हो सकती है, बट नहीं, ये विलेज असेंबली नहीं है। पंचयातन एक टेक्निक है जो आपको टेंपल आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है। सो इट इज अबाउट द टेंपल आर्किटेक्चर। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ सच वर्ड्स आल्सो व्हिच यूपीएससी यूजेस फॉर फूलिंग द एस्पिरेंट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये एक एस्पेक्ट है। एंड लास्ट भाग जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमें कैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग को भी ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कहता है जब भी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तब आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी याद आ जाएगी, और एनसीईआरटी के अंदर वाटर वेपर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। यस, वाटर वेपर इज अ गैस, द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। आप खुद समझो कि मैं दिल्ली में हूं और शिमला में, कहां पे मुझे वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा दिखाई देगा? वेरी 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 इजी एस्पेक्ट कि हमें लोअर लैटिट्यूड पे, लोअर एल्टीट्यूड पे जो वाटर वेपर का अमाउंट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा दिखता है। सो ये तो सही है। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट दी पोल्स। अब खुद समझो, पोल्स पे ठंड होती है। पोल्स पे क्या होती है? ठंड। ठंड के समय में ड्राइनेस आती है या आपको चिपचिपा महसूस होता है? सर, विंटर्स के समय में तो हमें ड्राइनेस फील होती है, इसीलिए तो हम इतनी सारी मॉइस्चराइजर वगैरह यूज करते हैं ना। तो इसका मतलब यह है कि जहां ठंड होगी वहां पे वाटर वेपर कंपैरेटिवली कम होगा, और इक्वेटर रीजन में बारिशें वैसे ही बहुत ज्यादा हैं, जो मेरे को पता है, कॉन्सेप्ट है। उसके पीछे जो लर्निंग है वो ये है, उसका एप्लीकेशन ये है कि जो पोल्स हैं वहां पे इसका परसेंटेज मैक्सिमम नहीं होगा। सो द आंसर वुड बी 1 ओनली। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताए हैं
कि पहला आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप अपनी बैक करें नॉलेज को, जो कि एक गोल्डन रूल है इस पूरी तैयारी का। अगर मैं आपको बताऊं कि गोल्डन रूल के रूप में आप किन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, सबसे पहले तो आप ध्यान में रखेंगे और एक चीज को, वो ये है कि ट्रस्ट योर नॉलेज। ट्रस्ट योर नॉलेज, जितना ज्यादा आप अपनी नॉलेज को ट्रस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको बेहतर होगा इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को हैंडल करने में। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज, जो आपकी इंस्टिंक्ट है उसको फॉलो करें। जो आपकी इंस्टिंक्ट है उसको फॉलो करें। आप अपने प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को फॉलो करें जो आपने मॉक टेस्ट की सहायता से डेवलप किए हैं। और अगर आप अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, एज द टाइम इज वेरी वेरी लेस नाउ, this is the key area, this is the crucial time where which you can say is a make or break for your prelims examination. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए we have come up with our program named as Tejas 2025, जहां पे आपको जो मैंने अभी तक चीजें डिस्कस की हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। कैसे कि आपको पहले तो नॉलेज यानी कि प्रीलिम्स के रिकॉर्डेड जीएस के लेक्चर दिए जाएंगे जहां पे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट, ताकि आप कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कर सकें। देन यू विल हैव डेली मॉक टेस्ट, जिसके अंदर आप अपनी प्रोबेबिलिटी एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को जान पाएंगे। देन CSET is also very important, which is also covered here. Then daily live test discussion. इस लाइव टेस्ट के डिस्कशन से यू विल बी एबल टू एनालाइज वेयर यू आर डूइंग द रॉन्ग, एंड इसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि क्या आपने जो सोचा वो सही था या गलत था, या आपकी नॉलेज में कुछ लैक है या कॉन्सेप्ट्स में कुछ लैक है। देन फाइनली देयर विल बी सम सेक्शनल टेस्ट एंड देन फुल लेंथ टेस्ट। आपकी पूरी तैयारी हो जाए, पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो सेक्शनल टेस्ट दें, और जैसे ही सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए देन यू विल बी एबल टू राइट द फुल लेंथ टेस्ट। और अगर आपको कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और ये समय वो है जहां पे टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इज वेरी कॉमन, सो हेयर यू विल हैव द एक्सेस टू आवर मेंटरशिप वेबिनार, जहां पे आप हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स से अपनी इन दिल की बातों को शेयर कर सकते हैं। जहां पे आप कमी देख रहे हैं अपनी तैयारी में, उनको आप दूर कर सकते हैं। एंड इन सब को आप परचेज कर सकते हैं जस्ट 5499 में, एंड दिस इज इन इंग्लिश ऑनलाइन, और जो कि स्टार्ट हो रहा है 10th of February से। आई होप दिस सेशन वाज वेरी यूजफुल टू यू। Please make sure you are going to crack prelims this year, and PW is going to take you through the mains as well. Thank you so much.